धर्मयुद्ध, इस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय करा दें आपका। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी होंगे हमारे साथ, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत लखनऊ से हमारे साथ होंगे। सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। आदिल हसन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIMIM से, और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है, उस पर सबसे पहले बात क्या है इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया। दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक है। कहना मतलब इसका कोई इसके लिए लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं। मेहमानों का सीधे रुख करेंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आदिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIMIM, और 20 सेकंड आपके पास हैं जनाब अपनी बात कहने के लिए, और आप अपनी बात कहिए, बेरोक टोक कहिए। लेकिन सवाल मेरा सबसे बड़ा जो है, सारे लोग ये पूछते हैं, जिसको कि अवैसी साहब ने आज खुद भी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की बी टीम, मुसलमानों को नहीं एक्चुअली में MIM को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है, यह सवाल सबसे बड़ा है, और यही सवाल आज इसी से आगाज करेंगे। MIM आपके लिए सवाल यही है, 20 सेकंड आपके। बी टीम बोले, सी टीम बोले, डी टीम बोले, उससे MIM को फर्क नहीं पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। गाजियाबाद से गाजीपुर का चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में आपने देखा हमने 5 सीट जीता और 5 सीट में NDA हारी है। तो ये सेकुलर पार्टी को पेट में दर्द होता है, वो होने दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, ना MIM को चिंता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान उनका बंधुआ गुलाम है। ना मुसलमान इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना दलित इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना कोई समाज का लोग बंधुआ गुलाम है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को न्योता दिया था कि आप आइए मिल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि UPA 1 में हम जब थे, UPA 2 में हम जब थे, तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत थी? आपको अगर मुसलमान है, दलित है, अगर अपनी आवाज बनाना चाहता है तो आपको क्यों दिक्कत होता है? आज राजभर समाज की एक आवाज है, आज मांझी समाज की एक आवाज है, आज निषाद समाज की एक आवाज है। मुसलमानों के साथ 72 साल सबने ठगा। सच्चर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमिश्नर। आदिल भाई, ये सवाल तो यही सवाल तो समाजवादी पार्टी को भी मिले, समाजवादी पार्टी और BSP भी कह रहे हैं। ये तो उन्हीं का, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लड़ते हैं, अकलियतों के लिए मुद्दे उठाते हैं हम, तो आप तो उन पे भी सवाल कर देते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछिए, मुजफ्फरनगर कितना दूर था अखिलेश जी से? मुजफ्फरनगर का घाव अभी तक पटा नहीं। अखिलेश जी उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम उनसे अनुरोध करते थे, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ मुजफ्फरनगर में। चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हम अगर मुजफ्फरनगर पे सवाल करते हैं तो अखिलेश जी को बेचैन नहीं होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इंसाफ, एक आदमी जब संविधान का शपथ लेता है तो वो सब समाज का होता है, चाहे वो सबसे निचले स्तर के लोग हो या सबसे ऊपर। इंसाफ का राज होना चाहिए। हम अखिलेश जी से भी वही अनुरोध करते हैं। आज दंगा जो सबसे ज्यादा हुआ, आज जो कांग्रेस के शासनकाल में, अगर भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, आपको अगर बोलना क्या गुनाह है आप बोलिए। हम इंसाफ की बात करते हैं। MIM आजादी के आज 72 साल हो गए। MIM को बने हुए 62 ईयर्स हुआ। आप हैदराबाद इज ए मॉडल स्टेट, मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दारुसलाम हमारा जो हर दिन खुला रहता है हर आवाम के लिए। अगर सिर में किसी का तिलक है या टोपी है या किसी को पगड़ी है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं और हम सबसे साथ जुड़े रहते हैं। और 1984 से लेकर अब तक हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतते रहे। ये आवाम की मोहब्बत है, उसमें हर समाज के लोग का वोट मिला, हर तबके का वोट मिला, हर लोगों ने हमें सम्मान दिया। सीधे सुनील यादव को बतला, सुनील यादव में वेंकैया नायडू को भी हराया था। आदिल भाई, कर लीजिए, ना किसी जात का है ना किसी धर्म का है, वो सबके लिए राइट आदिल भाई की पहचान है। राइट जनाब सुनील यादव जी। प्रतीक जी, सवाल आपके सामने है। सीधा सवाल उन्होंने कह दिया कि कितने नजदीक था, लेकिन फिर भी दंगा हुआ। मलहम तो लगाया नहीं आपने।
सीधा सवाल आपसे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उनका कहना है मुसलमानों का इस्तेमाल किया, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी किसी जाति और मजहब की बात नहीं करती। ठीक है, उनको आरोप लगाना है, वो अपने को ए टीम कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी दल जब चुनाव लड़ने आएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा ना। आप कांग्रेस से पूछ रहे हो, सपा से पूछ रहे हो, बसपा से पूछ रहे हो, तो आप किसकी मदद करना चाहते हो? आप किसकी सरकार बनाए रखना चाहते हो? हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो हमसे, आपसे और इनसे ज्यादा समझदार है। वो जान रही है कि कोरोना में क्या हुआ, वो जान रही है कि किसान की हालत क्या है, वो जान रहे हैं बेरोजगार नौजवानों की हालत क्या है। ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तब जात के झगड़े में फंस के, धर्म की पुरानी बातें करके, पुराने घाव क्रोध करके आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी भी तो चाहती है कि डेवलपमेंट पे बहस। आदिल हसन, आदिल जवाब दीजिए। आदिल हसन जवाब दीजिए। वो नहीं चाहती कि रोजगार पे बहस हो, महंगाई पे बहस हो। राइट सर, राइट सर। मैं आता हूं, सुनील आता हूं। अखलाक किया जाना कोई गुनाह है क्या? अखिलेश यादव जी से सवाल करना कोई गुनाह है क्या? हम अगर बीजेपी के ट्रिपल तलाक में अगर किसी ने बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर कश्मीर के मुद्दे पे बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर दलितों को, मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जुल्म हुआ है तो सबसे पहली आवाज अगर उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश जी कहां थे भाई? पहलू खान के मामले में आप लोग के घर में आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके पूज पिताजी को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके चाचा जी को राज्यसभा दिया, आपके चाचा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती, उस पर भी तो कुछ मलहम लगाइए। आज आप खुद बतलाइए कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। गंगा में लाशें बही, अगर इंसाफ की बात करना क्या गुनाह है? हम उत्तर प्रदेश की आवाम से मुद्दबाना अपील, गुजारिश, अनुरोध करते हैं कि आप एक बार इस क़ियादत को मौका दीजिए। हम हक की बात करते हैं और हम अपने आखिरी नस्ल तक जाएंगे। बीजेपी से हमारी दुश्मनी रहेगी, पॉलिटिकल वो लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी और एमआईएम, सुनिए आदिल भाई, आसमान और जमीन का फर्क है। आदिल भाई, बीजेपी और एमआईएम का फर्क है, याद रखिएगा। राइट आदिल। सुनील देखिए, हम तो नहीं कह रहे ना आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं भाई। आप पहली बात ये समझिए, हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से कहां लड़ेंगे? हम आपसे क्यों लड़ेंगे? हम बसपा से क्यों लड़ेंगे? भाई हमारी तो आपकी लड़ाई ही नहीं है। हम तो भाजपा को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छे मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो आए, बच्चों को लैपटॉप मिले, गांव सुधरे, खलिहान की हालत ठीक हो, किसान की हालत ठीक हो। हम लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं, आप दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे। आदिल हसन जी, आदिल हसन, हम रोजगार की बात करेंगे। सुनील यादव की ये बात तो सही है, सुनील यादव की ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि हम तरक्की की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। आदिल हसन, बड़े भाई, हाँ सुना जाए। मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, अखिलेश जी ने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, फिर 2019 में लोकसभा में गठबंधन किया। अकेले वो बीजेपी को नहीं हरा सकते, सब पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी बीजेपी हार सकती है। हम खुले मन से लाइव आपके सामने बोल रहे हैं, अखिलेश जी समझे, अकेले आप नहीं लड़ सकते। आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, खुद भाभी जी चुनाव हार गई, दुनिया देख रहा है। राइट, सुरेंद्र राजपूत, मीडिया है, सुरेंद्र राजपूत। आदिल हसन जी कहते हैं कि अकेले नहीं लड़ सकते, ना अकेले लड़ सकते हैं और ना ही अकेले जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है सशक्त है, बड़ी है, मजबूत है, तो लड़ने के लिए साथ आना पड़ेगा। सिर्फ मुस्कुराने से या हंसने से तो काम नहीं चलने वाला। जी, सबको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर बीजेपी को हराना है, तभी आप पावरफुल बनिएगा। तभी अच्छा, तभी प्रेशर बना रहे हैं आदिल जी। आदिल जी प्रेशर बना रहे हैं समाजवादी पे आप। मैं आपको जवाब नहीं बना रहे हैं, हम इनको सच्चाई से आईना दिखा रहे हैं। राइट। जी सुरेंद्र राजपूत जी आइए। जी देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं।
चुनाव को सांप्रदायिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक छोटे भाई की एंट्री उत्तर प्रदेश में कराई, और लाजिम भी है, बिल्कुल करानी चाहिए। हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। एक आदमी हिंदू की बात कर रहा है, एक आदमी मुसलमान की बात कर रहा है, बाकी सारे दल ढपली बजाएं, ये तो ये लोग चाहते हैं। एक आदमी 80% की बात करे, एक आदमी 20% की बात करे, यही ये लोग चाहते हैं। मुसलमान 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 एक करने लगा, हिंदू 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 एक करने लगा। हम तो भाई विकास की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। सच बात यह है कि इसके साथ हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी साथ दे रहे हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सच बात यह है कि आप कितना भी भाजपा और एमआईएम को मिलाकर के यहां पे गठबंधन करा लीजिए, गलबैया करा लीजिए, सांप्रदायिकता करा लीजिए, मलियाना से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक की बात करवा लीजिए, लेकिन चुनाव किसान पर होगा, चुनाव बेरोजगारी पर होगा, चुनाव महिलाओं की अस्मत जो लुट रही है उस पर होगा। उस पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, किसान पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, और कहेंगे कि वो तो वहां नहीं गए, और मलियाना मेरठ तो पहले हुआ था, तब भाई हमें क्यों सपोर्ट कर दिया था आपने? उस वक्त भी तो मलियाना और मुजफ्फरनगर मेरठ हो चुका था ना। आप इस तरीके की बातें, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। राइट, प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए मुझे, शब्दों पे लगाम लगाइए, शब्दों पे लगाम लगाइए। भाई क्या कह दिया आदिल जी, क्या कह दिया? रजाकार कोई गैर आप ये उत्तर, ये इंसाफ की बात कीजिए। आपने 2014 का चुनाव में 5 सीट पे आ गए हैं, जो पढ़ा लिखा होगा 2019 का चुनाव में आप 5 सीट पे आ गए। आप किस इंसाफ की बात करते हैं? 5 सीट पे अरे भाई समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। लोगों की मदद करने के लिए बिहार में 5 सीटें जीत करके उनके विधानसभा अध्यक्ष को आपने सपोर्ट किया है। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी, कोई नहीं दिया, ऑन एयर बोल रहा हूँ। राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर सुनील यादव शर्त लगाए, सुनील जी शर्त लगाए, अगर एमआईएम का लोग ने साथ दिया, मैं ओपन ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ। ऑन एयर गलत मत बोलिए, नेशनल चैनल पर गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। आई ऑब्जेक्ट, वन बाय वन, खिलाफ में वोट किया, इनको जानकारी बिहार की नहीं है सुनील जी को। 1 by 1 जी आदिल जानकारी आई ऑब्जेक्ट, आप चैनल पे गलत बोल रहे हैं। आदिल, आपको जानकारी नहीं है सुनील जी। सुरेंद्र राजपूत 1 by 1, सुरेंद्र राजपूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप घर में शादी में नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को दावत आप देते हैं, और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप घर में दावत देते हैं, आपकी भाभी चुनाव हारती है, आपके चचा के चलते चुनाव हारती है, हम पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ, झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। हम हक की बात करेंगे, हम गाजियाबाद से गाजीपुर की बात करेंगे। आप व्यापारी हो, मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुनील जी, चैलेंज करता हूँ चैनल पर, अगर साबित कर दीजिए तो, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, नहीं तो आप लीजिए संन्यास। चैलेंज कर रहा हूँ। एमआईएम आखिरी नस्ल तक बोल के जाएगी कि भाजपा के खिलाफ हम वोट करेंगे। सुनिए, हाँ, अभी आप राजनीति हम आपकी तरह नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव में डर नहीं रखते हैं, हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, याद रखिएगा। 1 मिनट, प्रतीक भाई जवाब देने। चैनल पे बोल रहा हूँ, चैनल पता कर ले। ठीक है, मैं चैनल को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट ठीक है। आदिल, नाउ प्लीज लिसन, नाउ आदिल भाई, नाउ यू प्लीज लिसन जी, रिस्पॉन्ड करिए 5 सेकंड, उसके बाद शुक्ला जी के पास जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा अध्यक्ष चुना जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष को एमआईएम के 5 विधायकों ने सपोर्ट किया था। मेरा आरोप है असदुद्दीन ओवैसी के कहने से किया। अमजीत भाई क्यों बचपना कर रहे हैं? और जाकर के विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हैं ये? आप देख लीजिए, आप विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, विधानसभा में उस दिन मौजूद था, अखबार देख लीजिए, उस समय मैं मौजूद था विधानसभा में, अखबार देख लीजिए। अरे यार क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हो बड़े भाई? क्यों झूठ का प्रोपेगेंडा? बीजेपी के साथ इतनी दोस्ती हो गई है, दोनों कट्टरपंथी जमात के बीजेपी से जुड़ी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, प्रतीक जी, राइट सर, आप आइए, मैं आपके पास सीधे मुखातिब होता हूं। मंच तैयार है,
बार बार आप ही पे निशाना बनाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि आप चुप क्यों हैं, एमआईएम पे चुप क्यों हो जाते हैं आप? जी जी प्रतीक जी, हमको चुप रहने की, आप देखिए हमारा काम जो है वो अपने आप जनता के बीच में जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार है, जिस तरह से पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सर, आप ओवैसी को जवाब क्यों नहीं देते? जीडीपी को सर, डबल आप कर ओवैसी दिया साहब है। को जवाब क्यों नहीं देते? लोग कहते हैं ओवैसी साहब को शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे, शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे ओवैसी साहब को। देखिए ओवैसी साहब को रजाकार कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, कौन पार्लियामेंट और में सुरेंद्र बोलता सिंह है भाई? राजपूत उन्हीं रजाकारों का फिर बड़े समर्थन भाई। भी लेने लगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रजाकार कह रहे हैं जिनको, उन्हीं से 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को उन्हीं रजाकारों का समर्थन प्राप्त था कि नहीं था। तेलंगाना राष्ट्र समिति को आज जो है राज्य सरकार को, जिनको रजाकार कहा जा रहा है, उनका समर्थन हासिल है कि नहीं है। जब आंध्र प्रदेश संयुक्त हुआ करता था और कांग्रेस की वहां सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार को क्या ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल था कि नहीं हासिल था? और जब ये रजाकार है तो उनका समर्थन क्यों लिया था साहब? आप एक तरफ समर्थन भी लेते और अभी आपके ही चैनल पर आदिल भाई ताल ठोक कर कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। तो जिनका विरोध करें उनकी तो BCD टीम, और जिनको समर्थन करें वो कह रहे हैं कि ये रजाकार है। तो सबका बड़ी विचित्र स्थिति है ओवैसी जी की। ओवैसी जी जिनको समर्थन करके सरकारें बनवाते हैं, वही लोग ओवैसी जी को लगातार रजाकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या संकेत है, मुझे बताइए। जी बताइए आदिल हसन, बताइए सवाल शुक्ला जी ने पूछा। अब एहसान फरामोश है। कब से खराब अरे भाई शब्द हो एहसान गया? फरामोश है। मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं चाहता हूं 2019 के चुनाव से पहले मैं चाहता हूं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये ऑन रिकॉर्ड है। सुनील भाई को दिखा दीजिए वो ऑन रिकॉर्ड। उनके घर में शादियां होती है तो नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट रहते हैं, योगी जी चीफ गेस्ट रहते हैं। उनका कितना अच्छा रिश्ता है ये दुनिया जानती है कि बिहार में 2015 में चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन में मेल की बात की थी और आकर बिहार में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने 2015 में। इनको बतलाइए कि जानकारी दीजिए जिसके चलते आदिल हसन किसी की शादी में जाना तो ये तो बड़े दिल की निशानी है। किसी की शादी में किसी का कोई जाए और ये तो बात नहीं है जी। सुनिए बड़े भाई, हाँ 2015 में महागठबंधन हुआ था। देवेगौड़ा साहब, मुलायम सिंह जी, लालू जी सब मिले थे और उसके बाद चुनाव से 10 दिन पहले तक समाजवादी अलग हो गई थी और बिहार में अकेले 243 समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। बड़े भाई सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। सुनील यादव जी, सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। जी जी हाँ, मैं अपने इस भाई से जरूर कहूंगा, एहसान फरामोश बताते हैं नहीं, आप भटकिए नहीं, हम मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाए, हम बीजेपी की सरकार को सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। विरोध करें। सुन लो भाई, आप लोगों की प्रॉब्लम जानते क्या है? पर बोलते ज्यादा हो, सुनते नहीं हो, और बोलते क्या हो खुद भी नहीं जानते हो। ये दिक्कत है आपकी और आपके पूरे दल की। एक बात देखिए, आप मुद्दे की बात करिए, आप बताइए आप बीजेपी के खिलाफ हैं या नहीं हैं, या बीजेपी की मदद कर रहे हैं? हम नहीं जानना चाहते। हम फिर टीवी पर आपसे कह रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो देश को बेच रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो देश में महंगाई बढ़ा रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो छोटे व्यापारियों को खत्म करके बड़े व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई उस दल से है जिसके दल किसान है, बेरोजगार नौजवान है। आदिल हसन बताइए आप हैं या नहीं है? आदिल हसन बताइए आप हैं साथ या नहीं है? सीधा सवाल आपसे पूछा गया। आदिल हसन बताइए। मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं। जी बताइए। हम बीजेपी को महंगाई पे एक्सपोज करेंगे, कोविड पर जो मौतें हुई है उस पर एक्सपोज करेंगे, ऑक्सीजन के चलते बच्चों की मौतें हुई है, कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, हम हर इंसाफ की बात करेंगे। सब पर NSA लगाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 110 लोग पर लगाया था, इन्होंने 94 लोग को हाईकोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। हम उसकी बात करेंगे, हम कफील को इंसाफ की बात करेंगे, हम हाथरस की बेटी की बात करेंगे, हम सेंगर का अत्याचार की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करेंगे, हम भाजपा को हराएंगे, आखिरी दम तक
हम पूरी ताकत से भाजपा को हराएंगे और हमारा पहला मकसद है भाजपा हारे, उसके बाद दूसरे से बात अब आप सुनील यादव जी बताइए, सुनील यादव जी बताइए ये कहां पे आपको कहां पे ईमानदार नजर नहीं आ रहे? सुरेंद्र राजपूत आता हूं, सुनील यादव ये बताइए कहां ईमानदार नजर नहीं आ रही है जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो ये कहा कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, ये तो भाई हैं। अरे इनसे क्यों लड़ेंगे हम तो भाजपा को हटाना चाहते हैं, हम तो उन लोगों को हटाना चाहते हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं। शिवम त्यागी लास्ट पैनलिस्ट हमारे, शिवम त्यागी प्लीज कम। शिवम त्यागी, आप अगर हटाना चाहते हैं देखिए तो आप फिर उनकी मदद मत करिए। सबसे पहले तो मैं फिर धर्म और राजनीति से ये हटिए। कहना चाहता आप हूं कि मुद्दे से समाजवाद, प्रतीक जी अब इनको कहिए ना प्लीज, प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज। बोलिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी लगता है कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो यहां पर AIMIM के प्रवक्ता ने बैठकर कह दिया कि आप हमें अपने साथ मिला लीजिए। अरे भाई बीजेपी की बी टीम के साथ अपनी मैच फिक्सिंग कर लीजिए और लड़िए इकट्ठे होकर। और मुझे लगता है कि प्रोग्राम शुरू हुए करीब 20 मिनट हो गई, मतलब प्रेम जी तो मात्र 40 सेकंड बोले होंगे, तो उस 19% के लिए कितनी लड़ाई हो रही है टीवी पर इन सब के बीच, आप देख लीजिए। और एक नई चीज मैं कांग्रेस को एड्रेस करके कहना चाहता हूं कि वारी धर्मनिरपेक्षता TW 348 रूम नंबर झारखंड में कांग्रेस की सरकार ने नमाज के लिए दे दिया और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। संविधान के खिलाफ चले गए और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। पूजा के लिए कोई जगह, चौखट, पटड़ी कुछ दी है क्या? नहीं दिया ना, और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। इरफान सोलंकी खड़े होकर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि मुझे भी यहां पर एक कमरा दो नमाज के लिए, और समाजवादी ने अपना फेविक्विक से मुंह सिल लिया, कोई बोल नहीं रहा उस पे, और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। आप बार बार इस देश के बाकी तबकों को बताते हैं कि बस उनकी हैसियत इतनी ही है। 19% के लिए पिछले 25 मिनट में लड़ रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और हो जाइए ना इकट्ठे, आ जाइए ना। अगर आपको ओवैसी बीजेपी के लगते हैं तो उनको अपने साथ मिला लीजिए और हरा दीजिए बीजेपी को, तय कर लेगी जनता अपने आप। जी सुरेंद्र राजपूत हराएंगे, जनता हराएगी जी। सुरेंद्र राजपूत, अभी आदिल साहब ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की खबर है कि बिहार स्पीकर चुनाव में महागठबंधन को मिला ओवैसी का साथ, एनडीए के पक्ष में 126 वोट, और ये रहा उसका प्रमाण। अब राजनीति छोड़नी है या ओवैसी को माफी मांगनी है, इस चीज को देख लीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंट को लगाइए, आप स्पीकर से बात कीजिए। ये लीजिए, आज तक की न्यूज है, और आप चाहेंगे तो न्यूज 18 की भी न्यूज दे दूंगा। आप स्पीकर साहब को फोन लगा दीजिए। अगर राजनीति की जगह पर अगर ये डिबेट ही छोड़ देंगे तो ज्यादा मान लेंगे। ये विधानसभा के रिपोर्ट है, मेरी फोन लगाइए, विधानसभा के रिटर्निंग अफसर को फोन लगाइए। नहीं, आपको सुनूंगा। आप विधानसभा के स्पीकर को फोन लगाइए सर, विधानसभा के स्पीकर को फोन लगाइए आप। राइट सर, ये काम प्रतीक का है। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, रिटर्निंग अफसर जो कम टू द पॉइंट सर, कम टू द पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी का टाइम है, कम टू द पॉइंट जी, कम टू द पॉइंट सर। ये प्रतीक भाई, ये रहा भाजपा से रिटर्निंग अफसर को लगाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, विरोध किया था, हमने कहा था कि 1 by 1 आदिल भाई, 1 by 1 आदिल भाई, यू हैव टू वेट। और ये इस तरीके से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। दूसरे प्रतीक भाई देखिए, 1 by 1 आदिल भाई, यू हैव टू वेट सर, यू हैव टू वेट नाउ। प्रतीक भाई आप मना करते हैं ना बीच में बोलने के लिए। मैंने वही मना कर रहा हूँ, वही मैं ही मना कर रहा हूँ। आप बोलिए ना, आप हटा लीजिए वो मोबाइल, हटा लीजिए, देख लिया मोबाइल हटा लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर अब AIMIM जो है अपनी जबान की पक्की है तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा वो भी मुद्दा नहीं। ये लोग भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, हम जैसे लोगों को बरगलाते हैं, निरपेक्ष ताकतों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उसके बाद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, अपने 1 विधायक लेके, 2 विधायक लेके, 5 विधायक लेकर के। बिहार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, आपके सामने है। नंबर 1, नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो है इनको हर जगह अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, भाषा पे आपका बहुत अच्छा नियंत्रण है, तो गोद में बैठ जाने वाला शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस पर उनका ऑब्जेक्शन है आदिल भाई, और आदिल भाई का ऑब्जेक्शन है वो ठीक ऑब्जेक्शन है, उसको मानना चाहिए। आदिल भाई ने जो कहा वो ठीक कहा। प्रेम शुक्ला, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला प्लीज रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी,
जी क्या क्या किस विषय पर रिस्पॉन्ड करना? मुझे तो लग रहा है आपको तो सिर्फ तमाशा देखना है इस समय, और आप बाकी लोग तो बहस करेंगे ही करेंगे। आप तो बड़े आनंद से देखते रहिए, बस बहस तो हो ही रही है। क्योंकि देखिए प्रतीक जी, हमने इतना काम किया उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश की जनता के सतत कल्याण के लिए समर्पित भाव से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना जबरदस्त कल्याणकारी कार्य हुआ है, उसके कारण अभी सब कुछ चिल्लाने वालों के नाम मैं एक नहीं 100 काम गिना देता हूँ, तैयार मैं 100 काम गिना दूं, 100 200 500 काम गिना देता हूँ आराम से। सुनिए, अभी गिना दे रहा हूँ जी, आप में हिम्मत है, आपने सुनने की मुद्रा में तो आइए, आपने 4 काम सुनने की मुद्रा में तो आइए, सुनने की मुद्रा में आइए, हम सुन रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। अब देखिए पहला काम देखिए, किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ा सूचक क्या है? वहाँ की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद काम गिनाइए, 4.5 इसी काम का सकल घरेलू उत्पाद को आप काम नहीं समझते हैं, तब तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस पेट पगुरा है। सकल घरेलू उत्पाद 2 गुना, प्रति व्यक्ति का आय 2 गुना, 40 लाख लोगों को मकान, 1.5 करोड़ लोगों को जो है रोजगार, अरे लीजिए, ये तो अजीब आदमी है। सुनील बोलने दीजिए, मेरे पीछे बोल रहे हैं। 1 by 1 सुनील बोलने दीजिए। प्रतीक जी, अभद्रता की सीमा है जी, मैं हर किसी को बहुत शांति से और संयम, मुझे मालूम है, आपने सुना। सुनील जी उन्हें बोलने दीजिए, सुनील बोलने दीजिए। तो ये बहरे हैं, बेशर्म हैं, झूठे लोगों, ये बेशर्मी की इनकी हद है। ये देखो, अब ये भैंस छाप लोग जो है, ये भैंस छाप लोग जो है, इनको समझ में नहीं आता पर कैपिटा इनकम जो है, समझ में क्या आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाऊं, लेकिन उससे पहले कहा कि 1 by 1 सुनील जी आप थोड़ा वेट करिए, वो बोल रहे थे, उन्होंने किसी के बारे में नहीं बोला, आप 4 उनको काम गिनाने दीजिए, उसके बाद सवाल उठाइएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला जी 4 काम गिनाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। शिकायत करते हैं, नजदीकी थाना में किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान नागरिकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। वो हाथों में बैनर लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचलने के बाद उसे फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। अफगानी नागरिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलों में दखल ना दे। इन प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पास अकेला एक बिजनेस है, टूरिज्म पालना, दहशतगर्दी करना। तेजस्वी यादव के एक बयान ने संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में वो जल्द चिराग पासवान के साथ दिख सकते हैं। असल में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता देने तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे। वहां दोनों के बीच कुछ देर बात हुई और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने ये बयान दिया। आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। अरे भाई, हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। हालांकि चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा ने तलाक ले लिया। दोनों ने 9 साल पहले 2012 में शादी की थी। तलाक पर आयशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी। दिल्ली में कोरोना खतरे के बरकरार रहने की वजह से गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रहीं बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके फिर सक्रिय राजनीति में जाने की चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री के नवंबर में अयोध्या का दौरा करने की खबरों पर सियासत शुरू हो गई। खबर है कि पीएम दिवाली के आसपास अयोध्या जाएंगे और वहां होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री उत्साहित दिखे। इस दीपोत्सव का अलग मजा ही होता है, क्योंकि दीपावली जो है वो
जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे लोग हों। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीएम के अयोध्या दौरे की चर्चा सुनकर इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ने में देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में लाल बाग के राजा गणपति पंडाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वहां विराजमान गणपति की मूर्ति की पहली झलक दिखी। उत्तराखंड के धनौल्टी से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं। दिल्ली में एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे घोटाले के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एम्स अस्पताल का आरोप है कि इस 5 करोड़ की धोखाधड़ी में 2 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। दिल्ली पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी एयरसेल से धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने 10 साल पहले एक एक्सपोर्ट कंपनी के नाम पर 10 सिम कार्ड लिए और फिर इनसे रोमिंग पर इंटरनेशनल कॉल की, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इससे एयरसेल को करीब 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान। यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके कई पुलिस वालों को समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। चर्चा है कि इसमें वो पुलिस वाले हटाए जाएंगे जो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता समेत कई आरोपों में घिरे हुए हैं। राजस्थान में रेमडेसिविर दवा की खरीद पर सियासत गर्मा गई। बताया गया कि राजस्थान सरकार ने करीब 18 करोड़ रुपए की कीमत के 4.5 लाख इंजेक्शन खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इनकी कीमत और खरीदने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार ने 20,000 रेमडेसिविर भेजने का काम किया और जब यहाँ त्राहिमाम मचा तब सरकार ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की। मामला गरमाने के बाद सरकार की तरफ से जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। तथ्यात्मक मेरे पास देने के लिए कहा है, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन पर एसडीएम के साथ बदसलूकी करने और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगा। एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के तालिबान पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। एक दिन पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान किया था, जिसके अगले ही दिन फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जता दी कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छा शासन चलाएंगे। उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। महबूबा मुफ्ती की बातें भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने तालिबान को असल शरिया कानून लागू करने और औरतों के साथ नाइंसाफी न करने की सलाह तो दी, लेकिन साथ ही ये भी बोल पड़ी कि ऐसा करके वो दुनिया के सामने मिसाल बन जाएंगे। शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक है, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। भारत सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अफगानिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। ऐसे में बीजेपी ने तालिबान से उम्मीद रखने वालों को खरी खरी सुनाने में देर नहीं की। कि सपनों की दुनिया है, वो एक रिलीजन के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को वहां से निकलने की बात करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति का ऐलान कर दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और अंजुम चोपड़ा के अलावा पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, पूर्व मुक्केबाज एल सरिता और पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया शामिल होंगे। साथ ही इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इससे पहले इस याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया गया था। साथ ही इसमें दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले हुई, जबकि नियम यह है कि इस पद पर रिटायरमेंट से 6 महीने पहले नियुक्ति होनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी नहीं दी। हालांकि इस दौरान निजी जगहों पर एक समय में 5 लोग गणेश उत्सव मना सकेंगे। वायुसेना के लिए C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सुरक्षा मामलों पर बनी कैबिनेट की समिति ने ऐसे 56 विमान खरीदने को मंजूरी दे दी। यूपी के आगरा में गणपति के साथ पीएम की मूर्तियां भी गणेश उत्सव से पहले बाजार में उतारी गईं। कहा जा रहा है इन मूर्तियों की वहां काफी मांग है। इस बार खास बात यह है कि इको फ्रेंडली मूर्तियों का बाजार में जबरदस्त क्रेज है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के गणेश मंडपों पर लोगों के जुटने पर रोक लगा दी। हालांकि लोग गणेश उत्सव के दौरान ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहां 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में सम्मानित किया। इससे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक दिया। दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में एक लड़के का जली हालत में शव बरामद हुआ। ये भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं जब ब्रेक पे गया तो प्रेम शुक्ला जी को सवाल पूछा था सुनील यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कि वो काम गिनाएंगे और वो काम गिनाएंगे। उसके बाद सुनील जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा 1 बाय 1। बहुत अच्छा डिबेट पे होगा। MIM का के प्रवक्ता भी वेट करेंगे, उसके बाद जैसे मौका आएगा वो बोलेंगे। जी प्रेम शुक्ला जी। जी प्रतीक जी सबसे बड़ा काम होता है किसी भी प्रदेश में वहां की जनता का आय में वृद्धि करना। तो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 बीच में 2 गुना हुई है। वहां की GDP सकल घरेलू उत्पाद वो 2 गुना हुआ है। 2 काम यही हो गए। और बहुत सिंपल काम आपको बता रहा हूं, सिर्फ जो है शौचालयों के निर्माण की बात कर लें तो 2.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 2.47 करोड़ महिलाओं के घर में LPG कनेक्शन दिए गए। 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान दिए गए। 1 लाख से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान दिए गए। ये 5 काम मैंने आपको गिना दिए। अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं आपको 10-15 मिनट इसी विषय पर बोल सकता हूं। आपसे इतना ही पूछा गया था। 4 योगी आदित्यनाथ के आपने 5 गिना दिए। सरकार में 4 के आपने 5 किए, मैं 4 की जगह 5 गिनाया। जी 5 गिनाए आपने। बिल्कुल सुनील यादव जी मुझे उम्मीद थी कि आप यही काम गिनाएंगे और अच्छी बात है कि देश ने सुन लिया कि आपने कौन से काम किए हैं। प्रतीक जी मैंने कहा कि योगी सरकार के आप काम गिना दीजिए। आपने क्या किया? शौचालय केंद्र सरकार की योजना प्रति व्यक्ति आय किसका काम है साहब? गैस नहीं प्रति व्यक्ति आय किसको श्रेय दिया जाए? वो कागजी आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का श्रेय किसको दिया जाए? अब पहले सुन लो अपना सकल घरेलू उत्पाद का श्रेय किसको दिया जाए? देखो मैं बीच में नहीं अभी आप लगातार चौकर जा रहे थे मेरे बीच में। प्रतीक जी मैंने एक शब्द बोला जाने लगे, सामने तो आप चौकर रहे थे इतनी देर से। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। चौकरना बंद हो गया। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ GDP में डबल वृद्धि होना ये क्या मुख्यमंत्री को श्रेय नहीं जाता है? अगर पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है ये मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है कि नहीं जाता है? इसमें क्या झूठ है बताइए? चुनौती मेरी पर कैपिटा इनकम और GDP दोनों को बताइए। पर कैपिटा इनकम का श्रेय किसको देंगे आप? क्यों आपके कार्यकाल में नहीं बढ़ा? 2012 से 17 में कितना बढ़ा पर कैपिटा इनकम बताइए? 2012 से 17 में कितने आवास बने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? प्रेम शुक्ला जी बनवाए थे। 2014 से 17 में कितने आवास बने? प्रेम शुक्ला जी उसकी सूची दीजिए। हैसियत में नहीं है। विकास कार्यों की बात करते हैं ना, जरा सूची बताइए ना। हैसियत की क्या बात करते हो? आप गलत बकवास करने वाले लोग। मैंने तो GDP और पर कैपिटा इनकम बता दिया। हिम्मत हो तो बताओ पर कैपिटा इनकम अखिलेश सिंह यादव और अखिलुद्दीन के कार्यकाल में कितने बने? सिर्फ आप जो है दुर्गा पूजा ये व्यवस्था करना, गली में गाय काटने की व्यवस्था करना, आप गौ हत्या करवाने के अलावा
और वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, हत्या करवाना, गौकशी करने, वन बाई वन, इसके अलावा क्या किया? वन बाई वन, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे करवाना, वन बाई वन। जी जी, मैं बहस को आगे खोल रहा हूँ, मैं बहस को आगे खोल रहा हूँ, जमीन कब्जा करना, बहस को आगे कर रहा हूँ, को आगे करते इस तरह बहस आगे, दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन। बहुत 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 उन्होंने कहा, उन्होंने सुना, जनता सब सुनती है, वही फैसला करेगी कहां पे क्या कैसे हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक आया है और जिसको, जी मैं आ रहा हूं आदिल हसन भाई, आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे ऊपर भी एक किसी ने बहुत करारा तमाचा मारा है तो मुझे पढ़ना जरूरी है। भैया जी प्रणाम। भैया जी मैं कानपुर से आपको मैसेज कर रहा हूं। कानपुर देहात में डेंगू वायरल फीवर का कहर जानलेवा होता जा रहा है और इस बहस में कहीं अगर कुछ 2 पॉइंट मेंशन हो जाएगा तो हम लोग खुशकिस्मत समझेंगे। अनिल सैनी कानपुर। अनिल सैनी जी बिल्कुल मुझे मालूम है इस पे बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और ये मेंशन लायक है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वायरल फीवर को लेकर और इसका मेंशन किया जाना जरूरी है। मेंशन ना सिर्फ इस पर फौरी तौर पे कदम उठाया जाना चाहिए और जो बगल के राज्य मतलब जिले हैं उन पे भी, जो हमारे बिल्कुल दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हैं, उसमें भी वो चिंता की बात थी। सरकार ने इसमें, मैंने देखा मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ है और उसमें अधिकारी लोग भी आए हैं। लेकिन हाँ, कानपुर और कानपुर देहात के आसपास का जो आपने मुद्दा उठाया है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन एक सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि 2014 से मैं आ रहा हूं, MIM के सवाल है ये, 2014 से मुस्लिम दलितों की मॉब लिंचिंग हुई है और वीडियो बनाते हैं लोग, कभी जुल्म करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। ये शुक्ला जी आपके ऊपर उन्होंने कहा है MIM के लोगों ने। प्रेम शुक्ला जी विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट एंड देन MIM जी। देखिए, जहां पर भी कोई भी अब कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में MIM को याद आती है, अंकित सक्सेना की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है, ध्रुव त्यागी की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है, प्रशांत पुजारी की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है। गौकशी करने वाले लोगों ने सिर्फ गौओं को बचाने का प्रयास किया तो प्रशांत पुजारी की पीट कर हत्या कर दी, तो ये क्या ओवैसी ने हत्या करवा दी ऐसा माना जाए? अगर आप जो है मॉब लिंचिंग के लिए किसी को दोषी देते हैं, कोई पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा गया मॉब लिंचिंग हो गई, कोई साइकिल चुराते हुए पकड़ा गया मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? तो कार्रवाई हुई। और कई मामलों में तो झूठे मामले सामने आए कि पता लगा कि सीट के कारण जो है झगड़ा हुआ। शुक्ला जी वो ये कहते हैं, शुक्ला जी वो ये कहते हैं, तो किसी पर भी कोई भी शुक्ला जी वो ये कहते हैं, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना होगा, अपराधी की दृष्टि से उसको दंडित करना होगा और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। लेकिन जो सांप्रदायिक चश्मा चढ़ाकर बैठे लोग हैं उनका संकट अपना है कि हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर वो मौन साध जाते हैं। राइट सर, आदिल विल रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक भाई जी, आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री हजारीबाग में लिंचिंग हुआ था और जब जेल से छूटा था तो उन्होंने माला पहनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पद था, केंद्र मंत्री के हजारीबाग के सांसद महोदय थे। ये सरकार द्वारा समर्थन नहीं होगा, इससे मोरल बूस्ट नहीं होगा मॉब लिंचिंग का क्या? और हम आपसे मांग करते हैं, नारा लगा रहे थे, हमने मांग करते हैं, याकूब मेमन कौन था? प्रतीक भाई मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। हम मांग करते हैं, हम मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय। याकूब मेमन कौन था? याकूब मेमन कौन था जरा बताइएगा भाई। याकूब मेमन को इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड दी। राइट सर, वन बाय वन जी, वन बाय वन शुक्ला जी सुनेंगे, खारिज किया था वन बाय वन। याकूब मेमन को जब फांसी की सजा दी गई तो उसकी शव यात्रा में आप किस तरह से अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे? राइट सर, राइट सर, नाउ यू विल रिस्पॉन्ड, नाउ यू विल। आदिल भाई, आदिल प्रतीक साहब, और दो बात इनका, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए MIM दिल से स्वागत करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि बना दीजिए। और उसके बाद दूसरी एक पॉइंट है, सुनील जी बोलते थे कि स्पीकर के चुनाव में MIM ने साथ दिया है बीजेपी का, तो ये देखिए आज तक का है। इस पर अगर मेरे कैमरामैन जूम करेंगे, देखिए बिहार में स्पीकर चुनाव में महागठबंधन को मिला ओवैसी का साथ, एनडीए के पक्ष में 126 वोट, सिर्फ 126 वोट। तो जानकारी रहनी चाहिए। लाइव चैनल पे सुनील भाई आप किसी पर इल्जाम मत लगाया कि ये बिना देखे, ये देख लीजिए आज तक चैनल का है। अरे कुछ देख के बोला करिए। हाँ नहीं, सुनील भाई ने कहा, राजपूत साहब जो भी साहब थे
जो भी साहब थे उन देखिए ये आज तक का यही है, तो दिक्कत और है आपकी आपकी स्पीकर कि साहब का आपको कुछ रिटर्निंग नहीं अफसर मालूम होता है, कहाँ उनसे क्या पता हो रहा कर है। लीजिए, आपको बोलना है, उनसे पता कर लीजिए, उनको पता कर लीजिए जाकर जमीन पर कि स्पीकर साहब का रिटर्निंग अफसर से कि एमआईएम ने विरोध में वोट किया था। बेवजह का बदनामी करते अच्छा लगता है लाइव चैनल पे। आप बोलिए, हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ की बात हम चाहते हैं, हम तो गाजियाबाद से सुरेंद्र राजपूत को कह रहे थे, जी सुरेंद्र राजपूत लड़ेंगे। और सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाहेंगे या ये किस पर कहेंगे कि प्रियंका गांधी जी लखनऊ पहुंच गए हैं? जी नहीं, हम प्रतीक भाई इधर उधर की बात नहीं करते, हम तो साफ साफ बात करते हैं। क्यों नहीं जवाब देते भाई? आप सीधी बात क्यों नहीं कहते कि आप सारे विपक्षी एकता एक होती तो बिहार में कुछ फर्क पड़ता? आप क्यों नहीं सीधा सीधा, आपको आदिल चैलेंज कर रहे हैं तो आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते भाई? हम सीधा ही जवाब दे रहे हैं, सीधी सी बात है। बात करेंगे सिर्फ मुसलमान की, कहेंगे मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना दो, ये कहेंगे हिंदू की, हिंदू चीफ मिनिस्टर बना दो, ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में इन एएमआईएम वालों ने सिवाय झगड़ा कराने के किया क्या? और अभी आप बात कर रहे थे कि आप इनको गोद में बैठा मत कहिए। ओवैसी साहब खुद ही कहते हैं मैं तो योगी जी की लैला हूं। ये बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल इस शब्द के लिए कुछ नहीं कहेंगे। योगी जी सबकी लैला है, ये तो ओवैसी ने खुद कहा। असल बात इतना खूबसूरत है मेरा नेता जो आज की डेट में अगर इस तरीके की बातें आप करेंगे तो ईमानदारी की बात है, सच बात पूरी जनता जान रही है। नहीं, वो कह रहे हैं खूबसूरत नेता है, वो कह रहे हैं राजपूत जी वो खूबसूरत नेता है तो इसलिए कहा। तो लैला है, हम कहते हैं खूबसूरत है, संविधान विशेषज्ञ है, संसद रत्न है। नहीं, इसका मतलब आज से आदिल साहब कह रहे हैं कि ओवैसी जो है जेंडर चेंज करके लैला हो गए। आज से हम लैला कहना शुरू कर देते हैं ओवैसी साहब को। आप कहलवा दीजिए आदिल भाई से। आपका इतना आपकी सोच इतनी निम्न हो सकती है, इस पर कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, आप एक समझदार आदमी है और थोड़ा सा भाषा का, मर्यादा का, बिल्कुल मर्यादा का बात, दूसरे आदमी को भी जवाब देने बहुत आता है। प्रतीक भाई, आप जो जेंडर चेंज और बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। अभी बताइए बिहार आदिल भाई लेट हिम रिस्पॉन्ड। एक मिनट सुरेंद्र, किसान का बिहार मुद्दा होता है, चुनाव पे क्या हुआ? जो आप झूठा इल्जाम लगा रहे थे उस पर क्या हुआ? किसान के मुद्दे को अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे करने के लिए ओवैसी साहब अयोध्या चले जाते हैं। ये किसकी मदद हुई? ओवैसी साहब मदद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं करते, पूरे देश की बात ला करके जहां चुनाव होने लगता है वहां पे ला करके मुसलमान करने लगते हैं। ओवैसी साहब को आखिर फोबिया क्या है? इंसाफ नहीं मिलेगा तो नहीं बोलेंगे। 1947 से लेकर के आज तक ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एक 7 सीटों पर काम कर रहे हैं, और जब कोई इशू आता है उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होते हैं वहां पे ओवैसी साहब प्रकट हो जाते हैं। आज बंगाल में क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों नहीं बिहार में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां इलेक्शन नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और एक सवाल और है आदिल भाई, करने के लिए आदिल जनाब आदिल, एक सवाल और है आप पे, और वो सवाल ये है कि हैदराबाद में तो आप 8 सीटों पर लड़ते हैं, वहां 8 सीटों पर लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ते हैं। देख रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ते हैं। अरे भाई सुनिए, जी हम 100 सीट पे लड़े कि हम जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2014 से लेकर कांग्रेस पार्टी 2021 तक 0 सीट पे लाई है। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में, कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में, क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 0 सीट है। क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है? चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक अभिन्न एक तरीका है। हम चुनाव लड़ते हैं, हम आवाम की आवाज उठाते हैं। आज बिहार में 5 एमआईएम के एमएलए हैं तो बिहार की आवाम को लगता है कि कोई उनका सुनने वाला है। ये बिहार की आवाम में एक अलग एहसास हुआ है। सीमांचल को इंसाफ दिलाने के लिए हम चुनाव लड़े थे और सीमांचल की आवाम ने आज जिताया, जिसके चलते प्रधानमंत्री डेलीगेशन में हम गए और वहां पर जो ओबीसी सेंसस की बात थी, सभी जातों की बात सेंसस की थी, सुरजापुरी बिरादरी की ओबीसी लिस्ट में बात थी, हमने किया क्योंकि इंडिपेंडेंट वॉइस है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक पे वही बोलते हैं। यहां पर अख्तर उल ईमान साहब बिहार में बोलते हैं। तो हम अपनी आवाज अगर दे रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है भाई? सन ऑफ बंदा राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ मांझी कर सकते हैं, सन ऑफ उपेंद्र कुशवाहा जी कर सकते हैं, सन ऑफ यादव साहब कर सकते हैं। अगर सन ऑफ एमआईएम कर रहा है तो आपको दिक्कत क्यों? प्रतीक जी,
देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति इस देश में जहां चाहे जैसे चाहे चुनाव लड़ सकता है, जो पार्टी जैसे चाहे जहां चाहे चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल। ओवैसी पर हमेशा इस तरह का एक आरोप लगाया जाता है कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है। मैं फिर से उसी बात पर आ रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, फिर ये दूसरी बार जब आपने सुरेंद्र जी से ये सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं आप सारे मिल जाते, तो इन्होंने कहा क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आप ही कहते हो कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफत करने वाली पार्टी है, तो ये दोनों में ही सब कुछ विरोधाभास है। असलियत ये है उत्तर प्रदेश के चुनाव की कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल है, और ये जो सिर्फ लड़ाई है सिर्फ उसी चीज की है। ओवैसी आए, समाजवादी आए, कांग्रेसी आए, आते तो कांग्रेसी भी ऐसी हैं, चुनाव के हिसाब से ही कभी आ जाते हैं वरना कहीं नजर नहीं आते। तो ये चुनाव सिर्फ इसी तरीके से होना है, और बीजेपी हमेशा से अकेली रही है और अकेली ही इस तरीके से लड़ेगी। सारी पार्टियों का पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं गठबंधन है। और ओवैसी जी ने जो कहा था, उनका कहना यह था कि मैं इसका करेक्ट बयान जो था वो ये था कि मैं इस राजनीति की सबसे बड़ी लैला हूं, विपक्ष में मुझसे मिलना सब चाहते हैं लेकिन मिलता कोई नहीं। तो ये बयान था, इसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए। मतलब कुल मिला के वो इनके साथी ही हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, समाजवादी, एजेंडा तो इनका एक ही है। शिवम, क्या बात है। उनका बयान जो है तुमने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या बात है, एमआईएम वाले भी नहीं पढ़ पाए। जी सुनील मेरा पढ़ना काम है ना भाई। अगर किसी नेता को अगर ये राहुल गांधी को गलत कोट करेंगे तो मैं तो वो भी सही पढ़ूंगा। नहीं, वो काम मेरा था और आपने मतलब सही बताना मेरा काम है ना। जी सुनील यादव। देखिए, इन्होंने एक सवाल किया, बहुत अच्छा है कि भाजपा के खिलाफ कौन। अरे सब लोग जान गए उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर कोई हटा सकता है तो समाजवादी पार्टी हटा सकती है, माननीय अखिलेश जी हटा सकते हैं। और ये अभी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उनसे कोई भी राजनीतिक जो समझदार है या राजनीति में कुछ भी थोड़ी सी समझ रखता है तो वो जान सकता है कि उत्तर प्रदेश में विकल्प कौन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कौन कर सकता है। नहीं, आपको विकल्प नहीं है। उनके नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है। अरे हाँ, ये सच है कि झूठ योगी और भोगी में कोई समानता नहीं हो सकती, ना कोई विकल्प हो सकता है। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के लिए है। दूसरे वाले जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका अपना परिवार उनके साथ नहीं है। भाई अपने परिवार को साथ लेके आओ, पहले प्रदेश की जनता को शिवम बोलने दीजिए। अपना परिवार साथ बोलने में माहिर, हम झूठ नहीं बोल सकते, वो नफरत फैला सकते, हम नफरत नहीं फैला सकते। हाँ, हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो ला सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, जनेश्वर गांव दे सकते हैं, लोहिया आवास दे सकते हैं, समाजवादी पेंशन दे सकते हैं, 55 जिलों को मुख्यालय से जोड़ सकते हैं। लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। प्रेम शुक्ला जी ये आपको जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए आपने जब योजनाएं गिनाई तो आपने वो जीडीपी गिना दिया, हमने एक्सप्रेसवे गिनाया, हमने मेट्रो रेल गिनाई, हमने लैपटॉप गिनाया, तो वो ये जवाब आपको दे रहे थे। एनएचएआई का ही प्रोजेक्ट प्रतीक जी, लेकिन ये सब बताने के बाद भी जनता ने इनको बाहर कर दिया। प्रोजेक्ट था वो। ये प्रधानमंत्री आवास योजना को ये केंद्रीय योजना मानते हैं और एनएचएआई को ये राज्य की योजना समझ रहे हैं। इनकी समझ इसी से समझ लीजिए आप, गिनाने के लिए उनके पास क्या है। जो केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस योजना के लिए धन दिया उसी योजना के अलावा क्या गिनाएंगे। मेट्रो योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी लखनऊ में, अखिलेश सिंह यादव की देन नहीं थी। अखिलेश सिंह यादव जो है उनकी देन नहीं है मेट्रो योजना जो है। ये फिर बीच में बोलने लगे आपके प्रश्न पूछते हुए चिचियाने लगते हैं। क्या समस्या है इनकी, इनको क्या है, इनको जुबानी अक्षर है क्या? ये बिना जाने समझे जाहिलों की तरह बकर किए जा रहे हैं। कोई मतलब है इनका? इनको पर कैपिटा इनकम का मतलब नहीं पता, इनको जीडीपी का मतलब नहीं समझा पता। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का नाम गिनाते तो इनकी जो है छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। राइट एलपीजी गैस गरीबों के बच्चों सुनील आपसे सवाल है। सुनील गरीबों जनजातियों की अनुसूचित जातियों की महिलाओं को अगर मिल गया तो जो लगातार उत्पीड़न किया करते थे अनुसूचित जातियों की महिलाओं मैं आपसे एक सवाल आपसे ही सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो जो आज कहा, मैं आदिल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी बीएसपी आवाज नहीं उठाती अकलियतों की, मुसलमानों की।
ये आप कैसे कह रहे हैं? ये बात आप क्यों कहते हैं? सर ये सच्चाई है ना सर ये सच्चाई है ना। अखलाक की यहाँ इनके पास फुर्सत नहीं है, पहलू खान पे बोलने की फुर्सत नहीं है। कहीं पर अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो थोड़ा सा तो बोल दें। अब भैया को वोट सिर्फ चाहिए, भैया को दर्द भी तो होना चाहिए उस बिरादरी का। मुजफ्फरनगर भैया ही के कार्यकाल में हुआ था ना बड़े भाई, तो इतना भी नहीं करेंगे। अगर हक की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो इसमें बुराई क्या? सुनील का चांस है। दिक्कत क्या है सर? राइट, सुनील रिस्पॉन्ड करेंगे, सुनील रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए प्रतीक जी, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि समाजवादी सरकार में ये जिनकी बात कर रहे हैं वो कितने मंत्री थे, कितने लोग मंत्री थे, कितना अधिकार था, नौकरियों में कितने प्रतिशत मिले। देखिए आप जात सरकार में जब आ जाते हैं तो जात और धर्म के आधार पे काम नहीं कर सकते ना। समाजवादी पार्टी जात धर्म के आधार पे काम करती है। हम तो सबकी बात करते हैं, जो गरीब लोग थानेदार बैठे थे, जो कमजोर सारे थानों में एक ही जाति के लोग बैठे हुए थे। पीसीएस परीक्षा एक ही जाति के लोग जो है पास होते थे, और इतना ज्यादा विकृत जातिवाद अखिलेश सिंह यादव के किसने किया है? सारे थानों में जो है 80% थानों में जो है जाति विशेष के लोगों को बैठाने का दुष्कांड रचने वाले जरा पढ़कर आया करो भैया, जरा पढ़कर पढ़ लिख कर आया करो। जरा तो अपने कुकृत्यों को, कुकर्मों को याद कर लो। सिर्फ कुकर्मों को याद दिला रहा हूँ। पीसीएस परीक्षा में एक ही जाति के लोग अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में पास हुआ करते थे। ये सत्य है कि नहीं? तो इसलिए आपका सफाया हो जाएगा। सुनील का चांस है। सुनील 5 सेकंड आपको, सुनील 5 सेकंड आपको। वेरी क्लियर। देखिए प्रतीक जी, क्योंकि मैंने पूछा कि एक काम गिना दो, काम गिनाने की हैसियत नहीं। मैंने पूछा कि कोई बात बता दो जहां आप काम कर रहे हो, क्योंकि बीच में चिल्लाते हैं। मैं आपकी तरह जो है अखिलेश सिंह यादव की तरह भ्रष्टाचारी थोड़ा, काम गिनाने की अखिलेश सिंह यादव भ्रष्टाचारी दुराचारी। डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं। दिल्ली में एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे घोटाले के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एम्स अस्पताल का आरोप है कि इस 5 करोड़ की धोखाधड़ी में 2 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। दिल्ली पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी एयरसेल से धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने 10 साल पहले एक एक्सपोर्ट कंपनी के नाम पर 10 सिम कार्ड लिए और फिर इनसे रोमिंग पर इंटरनेशनल कॉल की, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इससे एयरसेल को करीब 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान। यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके कई पुलिस वालों को समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। चर्चा है कि इसमें वो पुलिस वाले हटाए जाएंगे जो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता समेत कई आरोपों में घिरे हुए हैं। राजस्थान में रेमडेसिविर दवा की खरीद पर सियासत गर्मा गई। बताया गया कि राजस्थान सरकार ने करीब 18 करोड़ रुपए की कीमत के 4.5 लाख इंजेक्शन खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इनकी कीमत और खरीदने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार ने 20,000 रेमडेसिविर भेजने का काम किया और जब यहाँ त्राहिमाम मचा तब सरकार ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की। मामला गरमाने के बाद सरकार की तरफ से जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। तथ्यात्मक मेरे पास देने के लिए कहा है, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन पर एसडीएम के साथ बदसलूकी करने और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगा। एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के तालिबान पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। एक दिन पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान किया था, जिसके अगले ही दिन फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जता दी कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छा शासन चलाएंगे। उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। महबूबा मुफ्ती की बातें भी कुछ ऐसी ही थी।
उन्होंने तालिबान को असल शरिया कानून लागू करने और औरतों के साथ नाइंसाफी न करने की सलाह तो दी, लेकिन साथ ही ये भी बोल पड़ी कि ऐसा करके वो दुनिया के सामने मिसाल बन जाएंगे। शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक हैं, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। भारत सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अफगानिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। ऐसे में बीजेपी ने तालिबान से उम्मीद रखने वालों को खरी खरी सुनाने में देर नहीं की। कि सपनों की दुनिया है, वो एक रिलीजन के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को वहां से निकलने की बात करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति का ऐलान कर दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और अंजुम चोपड़ा के अलावा पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, पूर्व मुक्केबाज एल सरिता और पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया शामिल होंगे। साथ ही इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इससे पहले इस याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया गया था। साथ ही इसमें दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले हुई, जबकि नियम यह है कि इस पद पर रिटायरमेंट से 6 महीने पहले नियुक्ति होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी नहीं दी। हालांकि इस दौरान निजी जगहों पर एक समय में 5 लोग गणेश उत्सव मना सकेंगे। वायुसेना के लिए C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सुरक्षा मामलों पर बनी कैबिनेट की समिति ने ऐसे 56 विमान खरीदने को मंजूरी दे दी। यूपी के आगरा में गणपति के साथ पीएम की मूर्तियां भी गणेश उत्सव से पहले बाजार में उतारी गईं। कहा जा रहा है इन मूर्तियों की वहां काफी मांग है। इस बार खास बात यह है कि इको फ्रेंडली मूर्तियों का बाजार में जबरदस्त क्रेज है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के गणेश मंडपों पर लोगों के जुटने पर रोक लगा दी। हालांकि लोग गणेश उत्सव के दौरान ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहां 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में सम्मानित किया। इससे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक दिया। दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में एक लड़के का जली हालत में शव बरामद हुआ। ये लड़का 3 दिन से लापता था और उसके परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के बाद उसके शव को जलाया गया। दावा किया गया कि पटना के पास मनेर में छेड़खानी से तंग आकर कुछ लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। अब स्कूल है तो बाहरी लोग आते जाते लड़के लोग रहते हैं, लेकिन जब तंग हो गए हम तो हम इसका शिकायत करते हैं, नजदीकी थाना में किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान नागरिकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। वो हाथों में बैनर लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचलने के बाद उसे फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। अफगानी नागरिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलों में दखल ना दे। इन प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पास अकेला एक बिजनेस है, टूरिज्म पालना, दहशतगर्दी करना। तेजस्वी यादव के एक बयान ने संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में वो जल्द चिराग पासवान के साथ दिख सकते हैं। असल में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता देने तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे। वहां दोनों के बीच कुछ देर बात हुई और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने ये बयान दिया। आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। अरे भाई हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। हालांकि चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा ने तलाक ले लिया। दोनों ने 9 साल पहले 2012 में शादी की थी। तलाक पर आयशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी। दिल्ली में कोरोना खतरे के बरकरार रहने की वजह से गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई।
3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रहीं बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके फिर सक्रिय राजनीति में जाने की चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री के नवंबर में अयोध्या का दौरा करने की खबरों पर सियासत शुरू हो गई। खबर है कि पीएम दिवाली के आसपास अयोध्या जाएंगे और वहां होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री उत्साहित दिखे। इस दीपोत्सव का अलग मजा ही होता है, क्योंकि दीपावली जो है वो जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना जरूरी है। अमेरिका के जाने से बढ़ा अफगानिस्तान का संकट। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर हाईवे पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का विवादास्पद बयान। बोले 2014 से दलित और मुसलमान हो रहे मॉब लिंचिंग का शिकार। बीजेपी बोली चुनावी फायदे के लिए गलत बयान दे रहे हैं ओवैसी। सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं। दिल्ली में एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे घोटाले के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एम्स अस्पताल का आरोप है कि इस 5 करोड़ की धोखाधड़ी में 2 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। दिल्ली पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी एयरसेल से धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने 10 साल पहले एक एक्सपोर्ट कंपनी के नाम पर 10 सिम कार्ड लिए और फिर इनसे रोमिंग पर इंटरनेशनल कॉल की, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इससे एयरसेल को करीब 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान। यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके कई पुलिस वालों को समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। चर्चा है कि इसमें वो पुलिस वाले हटाए जाएंगे जो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता समेत कई आरोपों में घिरे हुए हैं। राजस्थान में रेमडेसिविर दवा की खरीद पर सियासत गर्मा गई। बताया गया कि राजस्थान सरकार ने करीब 18 करोड़ रुपए की कीमत के 4.5 लाख इंजेक्शन खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इनकी कीमत और खरीदने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार ने 20,000 रेमडेसिविर भेजने का काम किया और जब यहाँ त्राहिमाम मचा तब सरकार ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की। मामला गरमाने के बाद सरकार की तरफ से जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। तथ्यात्मक मेरे पास देने के लिए कहा है, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन पर एसडीएम के साथ बदसलूकी करने और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगा। एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के तालिबान पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। एक दिन पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान किया था, जिसके अगले ही दिन फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जता दी कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छा शासन चलाएंगे। उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। महबूबा मुफ्ती की बातें भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने तालिबान को असल शरिया कानून लागू करने और औरतों के साथ नाइंसाफी न करने की सलाह तो दी, लेकिन साथ ही ये भी बोल पड़ी कि ऐसा करके वो दुनिया के सामने मिसाल बन जाएंगे। शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक हैं, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। भारत सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अफगानिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। ऐसे में बीजेपी ने तालिबान से उम्मीद रखने वालों को खरी खरी सुनाने में देर नहीं की। कि सपनों की दुनिया है, वो एक रिलीजन के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को वहां से निकलने की बात करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति का ऐलान कर दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और अंजुम चोपड़ा के अलावा पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, पूर्व मुक्केबाज एल सरिता और पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया शामिल होंगे। साथ ही इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इससे पहले इस याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया गया था। साथ ही इसमें दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले हुई, जबकि नियम यह है कि इस पद पर रिटायरमेंट से 6 महीने पहले नियुक्ति होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी नहीं दी। हालांकि इस दौरान निजी जगहों पर एक समय में 5 लोग गणेश उत्सव मना सकेंगे। वायुसेना के लिए C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सुरक्षा मामलों पर बनी कैबिनेट की समिति ने ऐसे 56 विमान खरीदने को मंजूरी दे दी। यूपी के आगरा में गणपति के साथ पीएम की मूर्तियां भी गणेश उत्सव से पहले बाजार में उतारी गईं। कहा जा रहा है इन मूर्तियों की वहां काफी मांग है। इस बार खास बात यह है कि इको फ्रेंडली मूर्तियों का बाजार में जबरदस्त क्रेज है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के गणेश मंडपों पर लोगों के जुटने पर रोक लगा दी। हालांकि लोग गणेश उत्सव के दौरान ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहां 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में सम्मानित किया। इससे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक दिया। दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में एक लड़के का जली हालत में शव बरामद हुआ। ये लड़का 3 दिन से लापता था और उसके परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के बाद उसके शव को जलाया गया। दावा किया गया कि पटना के पास मनेर में छेड़खानी से तंग आकर कुछ लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। अब स्कूल है तो बाहरी लोग आते जाकर लड़के लोग रहते हैं, लेकिन तंग हो गए हम, तो हम इसका शिकायत करते हैं, नजदीकी थाना में किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान नागरिकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। वो हाथों में बैनर लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचलने के बाद उसे फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। अफगानी नागरिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है भैया जी कहीं में आज अभी बस से इतना वक्त है आर पार का। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पीएम मोदी की अगुवाई में ब्रिक्स समिट के दौरान अफगानिस्तान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है। रूस ने खुलकर यह कहा है कि अमेरिका के